नमस्कार, मैं लोकेश कुमार पारकर, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व का शोधार्थी आप सबका स्वागत करता हूं। वो हमारे YouTube चैनल वाचिक परंपरा में आज हम जिस व्यक्ति से बात करने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं वो है विकास साहू जी। विकास साहू जी जो है वो राजिम के लिए कोई परिचय के मोहताज नहीं है, जाना पहचाना हुआ चेहरा है युवाओं के बीच में। विकास साहू जी अभी वर्तमान में प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ के, और पूर्व में गरियाबंद जिला उपाध्यक्ष, भाजयुमो के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा वह राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं युवा प्रकोष्ठ अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के राष्ट्रीय स्तर के। आज विकास साहू जी से हम चर्चा करेंगे राजिम के विभिन्न मुद्दों पे, साथ ही गरियाबंद जिले के विभिन्न मुद्दों पे और राष्ट्रीय और राज्य के अलग अलग मुद्दों पे चर्चा करेंगे। विकास साहू जी, उससे पहले आप हमें अपना कुछ और जानकारी दीजिए और परिचय करवाइए दर्शकों के बीच में। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास साहू अभी वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा में मैं प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख के पद पर हूँ। इससे पहले मैं युवा मोर्चा में लगभग काम करते मुझे बहुत साल हो गए। इससे पहले मैं जिले का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, उससे पहले कार्य समिति में काम किया। और सामाजिक स्तर पर लेंगे तो मैं साहू समाज के युवा प्रकोष्ठ के, अखिल भारतीय तैलिक महासभा के युवा प्रकोष्ठ के मैं संगठन सचिव के पद पर हूँ। आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख हैं, तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता युवा मोर्चा को लेके आपकी भविष्य की क्या रूपरेखा है, और आप यहाँ के युवाओं को भाजपा के प्रति और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रति आप उनके अंदर क्या विश्वास पैदा करेंगे और उनको पार्टी के साथ में जोड़कर जो है भाजपा का जो 2023 के चुनाव में जो उनको फिर से जीत हासिल करना है। 15 साल तक उन्होंने राज किया है, अभी 5 साल अभी भूपेश बघेल जी का सरकार है, वापस आप सत्ता पाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत युवाओं का देश है, और जब मैं भी पढ़ाई कर रहा था छात्र जीवन काल से मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे अपने करियर को लेकर, बट मेरे मन में एक विचार आया कि देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, और इसलिए मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। और मेरा शुरू से एक लगाव रहा है देश के लिए अच्छा काम करने का। तो मैं सभी युवाओं से यही उम्मीद करता हूँ कि वो राजनीति में जुड़ करके इस देश का भविष्य को उज्जवल बनाएंगे और समाज के लिए अच्छा काम करेंगे। तो जैसा कि आज राजनीति के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो मैं छत्तीसगढ़ के और अपने देश भर के युवाओं से अपील करता हूँ कि वो राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस समाज में परिवर्तन लाने का काम करें। और छत्तीसगढ़ में आज जो स्थिति है, वो जो सरकार यहाँ पर है वो युवाओं के साथ नहीं है, और युवाओं के साथ छल करके आज बड़ा बड़ा प्रलोभन दे करके चुनाव में अपने घोषणा पत्र में इतने मन लुभावन उन्होंने घोषणा की थी, जिसके जाल में फंस गए हमारे छत्तीसगढ़ के भोले भाले जनता। तो आज उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी थी, मगर आज एक भी युवा को पूरे प्रदेश के अंदर में बेरोजगारी, वो तो दावा कर रहे हैं कि जो है उन्होंने छत्तीसगढ़ में जो है बेरोजगारी को खत्म किया है। जी, आप इनके आंकड़ों पे मत जाइए, ये झूठा आंकड़ा इनके खुद की सर्वे टीम से करवा लिया। आप किसी गांव में निकलिए, आप आसपास ही क्षेत्र में चले जाइए और वहाँ आप गांव में पता कर लीजिए कि कितने लोगों को रोजगार मिला है, और अगर उन लोगों को रोजगार मिला होगा तो हमें बताइए, हम सम्मान करेंगे उनका। ये सब झूठी इनकी बातें हैं। कांग्रेस तो बड़े बड़े जो है वो दावे कर रही है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को नौकरी दिलाई है, उसके अलावा बहुत सारे प्रशिक्षण चल रहे हैं, स्वरोजगार के लिए भी उनको सहायता दिलाया जा रहा है। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है युवाओं के बीच में कांग्रेस के जो कार्यक्रम है या कांग्रेस के जो झूठे वादे हैं आपके अनुसार, उसको लेके आप युवाओं के बीच में कैसे आप उनको बता रहे हैं कि जो है वो कांग्रेस राज्य में कोई काम ही नहीं कर रही है? जी देखिए, और ये इसका प्रमाण मैं आपको दे दूं कि आज भी आप समाचार पत्र उठा के देख लीजिए, आज भी आपको समाचार पत्र में पढ़ने को मिल जाएगा कि नियमितीकरण को लेके आज कर्मचारी बैठे हैं रायपुर में, कई महीनों से धरने पर, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और वो लोगों का सामूहिक इस्तीफा भी हो गया है। और युवाओं को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने प्रदेश के नेतृत्व में
पूरे हर मंडलों में हमने बेरोजगारी भत्ते को लेकर प्रदर्शन किया है और आगे भी हम अभी बेरोजगारी टेंट लगाने जा रहे हैं। हर जिले में, हर विधानसभा में इसके लिए बड़ा कार्यक्रम आयोजन करेंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और बेरोजगारी टेंट के माध्यम से हम इस प्रदेश के युवाओं को बताएंगे कि इस प्रदेश की सरकार ने युवाओं को सिर्फ छला है और अभी तक नौकरी के लिए कोई बड़ा इनका ऐसा कोई वैकेंसी नहीं निकली है। आज पुलिस भर्ती को भी देख लीजिए, जो बीजेपी शासनकाल में वो भी लंबित है। तो रोजगार के लिए इन्होंने कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया है। केंद्र सरकार के बहुत सारी योजनाओं को जो है वो, आप भाजपा से हैं तो केंद्र सरकार तो भाजपा की सरकार बैठी हुई है, उनके योजनाओं को आप गांव-गांव तक कैसे पहुंचा रहे हैं और कैसे बता रहे हैं कि जो है प्रधानमंत्री जी जो है वो सबके लिए, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, और गांव-गांव में आप इस बात को कैसे पहुंचा पा रहे हैं कि भाजपा ने जो है वो केंद्र स्तर पे काम किया है और गांव-गांव तक जो विकास हो रहा है वो उनकी देन है। देखिए, मोदी जी की जो योजना है आज सर्वविदित है कि पूरे देश भर में आज मोदी जी के लिए एक अलग सा लगाव है, प्रेम है, स्नेह है। और अभी मोदी जी के 8 वर्ष के कार्यकाल पूरा जो हो चुका है उस पर बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम हमारे पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे लगातार केंद्रीय मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवास पर हैं। तो यहाँ पर आज हम पूरे मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, इसके लिए प्रभारी बनाया गया है। बूथ स्तर तक हमारे वरिष्ठ नेता बूथ स्तर तक जा रहे हैं, 10 घंटा अपना समय बूथ में दे रहे हैं। तो वहाँ पर हम जाकर लोगों को बता रहे हैं केंद्र सरकार की योजना, जिस केंद्र सरकार की आपको एक महत्वपूर्ण योजना बताता हूँ मैं आपको। आज़ादी के 70 साल के बाद जब तक कांग्रेस की सरकार रही तो हमारी माताओं और बहनों को बाहर में शौच के लिए जाना पड़ता था। आज मोदी जी के आने के बाद ही शौचालय का निर्माण गाँव-गाँव में, घरों घर में हो पाया। आज कम से कम हमारी माताओं और बहनों का सम्मान का ख्याल अगर किसी ने किया है तो मोदी सरकार ने किया है। मुद्रा लोन योजना, आज मेरे कई बेरोजगार भाई जो हमारे साथ आसपास रहते हैं, जिनसे हम मुलाकात करते हैं, पहले वो बिजनेस करना चाहते थे, कुछ व्यवसाय करना चाहते थे, मगर उनके पास वो आर्थिक स्थिति नहीं थी। मुद्रा लोन योजना से आज उन लोगों को आसानी से एक मुद्रा लोन उनके व्यवसाय के लिए मददगार साबित हुआ है। आज मैं कई ऐसे लोगों को आपको मिला सकता हूँ जो मुद्रा लोन में आज अपना घर चला रहे हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं मोदी जी की। आप आवास देख लीजिए, आज आवास पर भी रोक लगा के बैठी है ये भूपेश बघेल की सरकार है। भूपेश बघेल तो कह रही है कि आवास का जो पैसा है वो पूरा केंद्र सरकार को देना चाहिए। जब नाम ही प्रधानमंत्री आवास योजना है तो राज्य पैसा क्यों? जी, आप इतिहास में जाइए, आप इतिहास में जाएंगे तो इंदिरा आवास उस समय माननीय हमारे प्रधानमंत्री थी, तब तो किसी विपक्षी पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी ने तब तो आवाज इनके खिलाफ नहीं बोला कि आप इंदिरा आवास नाम क्यों रखे हैं। हमारा तो एक ही एजेंडा होता है कि विकास, कि गांव-गांव में विकास हो। हम तो यही चाहते हैं कि इंदिरा आवास के माध्यम से भी अगर लोगों का घर बनता था, गरीब लोगों को छत मिलती थी, उसमें क्या बुराई है। मगर आज इनका, आज आप दोगलापन देखिए। आज अगर केंद्र की सरकार पैसा दे रही है और ये एक सिस्टम होता है कि 60% केंद्र सरकार देती है, आप पता कर लीजिए 7 लाख आवास आके छत्तीसगढ़ में रुका है कि नहीं रुका है। केंद्र से पैसा आ चुका है, 40% जो राज्य की सरकार को देना है ये नहीं दे रहे हैं और ये बहाना कर रहे हैं कि इसमें प्रधानमंत्री का नाम है। तो जब इंदिरा आवास था तब तो किसी ने विरोध नहीं किया, और आज अगर प्रधानमंत्री जी का आवास अगर लोगों को मिल रहा है तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है। ये डरते हैं इस बात से कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता गाँव तक पहुँच रही है। राज्य सरकार तो कह रही है कि केंद्र सरकार बहुत सारा पैसा रोक के रखी है, जीएसटी का पैसा नहीं दे रही है। जो पुराने जो योजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं किसानों के बोनस से संबंधित, उसका भी पैसा केंद्र सरकार ने रोक के रखा हुआ है। देखिए, आप अगर प्रामाणिकता में जाएंगे तो राज्य की सरकार को जो बजट मिला था कोरोना के लिए, इसका तो हिसाब भी नहीं दे पाए। आपको तो हिसाब बताना पड़ेगा ना, आपने कहाँ खर्च किया। और अभी मैं हाल में ही कौन केरा गाँव में था, राजिम, हमारे राजिम के आसपास में ही, वहाँ पर किसान बता रहे थे कि हमारे मन के तो भैया बोनस के पैसा 4,000 काट दी कोरोना के नाम से। तो जब आपको केंद्र सरकार से बजट आया था कोरोना के लिए तो आप इन किसानों के बोनस का पैसा क्यों काट रहे हैं, पहले इसका जवाब दें भूपेश बघेल की सरकार। अच्छा, अभी आपके सामाजिक मुद्दों पे आते हैं। आप साहू समाज से संबंध रखते हैं और साहू समाज के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं युवा प्रकोष्ठ के। राज्य विधानसभा में सबसे ज़्यादा बहुलता जो है साहू समाज की है। तो जनमानस में एक ये है, लोग जो है आम लोग कहते हैं कि यहाँ पे केवल साहू को टिकट मिलेगा, साहू ही चुनाव जीतेगा और साहू का ही विकास होगा, तो बाकी जातियों का क्या होगा? नहीं, मैं इसको ऐसा नहीं मानता। आप राजीव का इतिहास उठा के देख लीजिए, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से लगातार लड़ते आ रहे हैं श्यामा चरण शुक्ला जी। अब उनके पुत्र यहाँ के विधायक हैं
अमितेश शुक्ला जी, हमारी पार्टी से भी लगातार अभी लड़ते हुए आ रहे संतोष का। तो जातिगत ऐसा कोई बात यहाँ पर नहीं है। हर जाति का एक महत्वाकांक्षा होता है कि हमारे भी समाज को प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई जातिवाद को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति योग्य है, जो व्यक्ति समाज में सुधार ला सकता है, जो व्यक्ति इस देश की दिशा को बदल सकता है, उस व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी समाज का। नहीं, आप स्वयं साहू हैं, तो इसका मतलब ये हम थोड़ी मान के चलें कि आप भी केवल साहू के लिए। नहीं, मैं बिल्कुल जातिवाद पर भरोसा नहीं करता। ये तो भगवान ने मुझे जहाँ पैदा किया, जिस समाज में, जिस स्कूल में, मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ और मुझे गर्व है कि मैं साहू हूँ, मगर मैं राजनीति में जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। अभी जैसे राजिम में देखा जाए तो राजिम में एक समय तक केवल जो है हिंदू या जैन यही निवास करते थे। अभी कुछ सालों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का बढ़ना हुआ है, जैसे ईसाई और मुस्लिम आबादी जैसे बढ़ रही है। यहाँ पे धर्मांतरण को भी लेके एक अलग माहौल बनते देखा जा रहा है। बजरंग दल के द्वारा लगातार विरोध वगैरह किया जाता है। तो यहाँ पे ईसाईकरण भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, आप युवा मोर्चा से हैं, तो ईसाईकरण को लेके आपका क्या सोचना है? जी, मेरा ये मानना है कि आप अगर जिस धर्म में पैदा हुए हो, आपको उस धर्म का सम्मान करना चाहिए। और मैं बाकी समाज और धर्म के लोगों से यही उम्मीद रखता हूँ कि हमको सब धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम कभी किसी को, हिंदुओं को आपने नहीं देखा होगा कि हम किसी मुस्लिम के यहाँ या ईसाई के यहाँ या और अन्य धर्म के लोगों के हमने कभी जाके इस तरह की बात नहीं की कि आप हमारे मंदिर में आइए, आप हिंदू बन जाइए। तो मैं इस धर्मांतरण को गलत मानता हूँ। अगर आप किसी कमजोर व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को ऐसे वर्ग में जाकर आप उनको प्रलोभन देकर अगर उनके धर्म से आप विमुख कर रहे हैं, अपने धर्म में जोड़ रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है समाज के लिए। मैं इसको अच्छा नहीं मानता। ईसाईकरण जो है वो राजिम में या राजिम के आसपास बहुत तेजी से फैला हुआ है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि केवल प्रलोभन से जो है वो ईसाईकरण बढ़ रहा है? इसके लोगों को ये लग रहा होगा कि नहीं, हिंदू समाज में हमारा कोई स्थान नहीं रहा, हमको धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए, इसलिए वो हो सकता है ईसाईकरण की तरफ जा रहे हैं। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि आप जो बता रहे हैं क्षेत्र में धर्मांतरण हो रहा है, सही बात है। हम आज गाँव में जाते हैं, हमको ऐसा सुनने को मिलता है धर्मांतरण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसके निचले स्तर में जाते हैं, हम इसका कारण ढूंढते हैं, तो हमको तो ये जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं इनको प्रलोभन देकर इनको धर्मांतरण कराया जा रहा है। कोई अपनी स्वेच्छा से केवल प्रलोभन देकर, जी प्रलोभन देकर जा रहे हैं, वरना ऐसे हमारे धर्म में तो आज ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है। नहीं, ईसाई मिशनरीज का तो कहना है कि वो अपने मर्जी से धर्म परिवर्तन करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग तो अब अपना बहाना बनाएंगे। चोरी करके थोड़ी कहता कि मैंने चोरी किया है, वो तो बहाना बनाएंगे। लालच दिया जाता है। अच्छा, कुछ सालों से देखा जा रहा है कि राज्य में जो है वो मुस्लिम आबादी भी बहुत बढ़ी है। यहाँ पर मुसलमानों की संख्या भी काफ़ी तेजी से वृद्धि हुई है। अपन गरियाबंद जिला देखें, छूरा देखें, गरियाबंद प्रॉपर हो, मैनपुर देव हो, इधर मुस्लिम आबादी बढ़ी हुई है। तो मुस्लिम आबादी के उधर बढ़ने का कारण क्या है, और इसमें अपने आप को हिंदू समाज कहाँ पे ये करता है कि मुसलमान अगर गरियाबंद जिला में प्रवेश करता है तो आप किस तरीके से देखते हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़ेगी तो ऐसा तो नहीं कि गरियाबंद जिला में हिंदू मुस्लिम का जो टकराव है वो शुरू हो जाएगा? नहीं, ऐसा मेरा बिल्कुल मानना नहीं है। आदमी वहीं रहना चाहता है जहाँ का माहौल अच्छा होता है। कहीं ना कहीं हमारे गरियाबंद जिला का जो माहौल है वो एक आपसी समन्वय, आपसी भाईचारा, एक प्रेम और स्नेह वाला माहौल है। तो ये मुस्लिम समुदाय के लोग भी या अन्य समुदाय के लोगों को भी मालूम है कि गरियाबंद जिला में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहाँ पर कि टकराव वाली स्थिति नहीं है। यहाँ सब लोग बहुत अच्छे से भाईचारे से हम लोग रहते हैं। आपस में सब एक दूसरे के त्योहारों में और ऐसे उनके रीति रिवाजों में हम सब एक दूसरे से मिले जुले हैं। एक परस्पर भाईचारा का माहौल है, इसलिए यहाँ पर हर समुदाय के लोग इस जिले में और राज्य में रहना चाहते हैं। नहीं, तो डर तो इस बात का रहेगा ना कि केवल मुसलमान अगर यहाँ पे आना शुरू हो जाए, यहाँ पे लोग मतलब मुस्लिम आबादी बढ़ेगी तो आगे चल के उनके लोग भी सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो इससे टकराव तो पैदा होगा ही ना। नहीं, भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को राजनीति करने का या अपना व्यवसाय करने का या अपना सब कुछ वो कर सकता है, लेकिन कहीं जब कोई गलत बातें हमें पता चलेंगी तो उसका भी विरोध होगा। भाजपा युवा मोर्चा से संबंधित और सवाल पूछना चाहेंगे। जैसे भारतीय जनता युवा मोर्चा को लेके
राजिम में भी कुछ गुट बने हुए हैं, जहाँ तक हमको समझ में आता है कि नहीं वो उसके लोग हैं, वो उसके लोग हैं। यहाँ पे भी दो नेता हैं और दोनों नेताओं के बीच में दो फाड़ हैं। एक के जो कार्यकर्ता हैं वो अलग है, एक के कार्यकर्ता, ये सही है? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है और मैं इसको सही भी नहीं मानता। देखिए क्या होता है, परिवार में बहुत सारे लोग हैं और हमारे मुखिया भी हैं, आपके भी परिवार, मेरे परिवार में चाचा हैं, बड़े पापा हैं, तो बच्चों का इसमें अलग अलग व्यक्ति के प्रति होता है। लेकिन आप लास्ट में अगर देखेंगे तो हम लोगों का सिद्धांत एक ही है, नेताओं का चाहना किसी के साथ अपने संबंध होना वो व्यक्तिगत विषय है, मगर लास्ट में काम तो हमको भारतीय जनता पार्टी के लिए करना है, तो गुटबाजी वाली कोई बात हमारे बीच नहीं है। राजिम एक धर्म नगरी है, प्राचीन नगरी है। राजिम के इतिहास को लेके राजिम माता कर्मा जो है इसके बारे में उल्लेख है कि राजिम माता के नाम से ही राजिम का नगर का नामकरण हुआ है और यहाँ पर उनका मंदिर भी स्थापित है। तो राजिम माता कर्मा के संबंध में आपके पास अगर कुछ जानकारी हो तो साझा करें। जी, जैसे राजिम तेलीन भक्तिन माता राजिम, ये हम लोगों की कुल देवी है और हम लोग भी कहानी के माध्यम से हमारे पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं कि माता तेलीन यहाँ पर रहती थी और उनका व्यवसाय था तेल बेचने का। तो कहीं उनको एक बार नदी के किनारे एक प्रतिमा मिली और उस प्रतिमा को ही वो बट तराजू के बट के तौर पर रख करके तो तेल तोलती थी। तो किसी राजा को सपना है कि यहाँ पर भगवान है और उनको फिर से मंदिर में स्थापित करना है। तब वो राजा हमारी तेलीन माता के पास आते हैं और उनको बहुत प्रलोभन देते हैं। तो माता ने कहा अगर तराजू में आप उस पैसे को डाल दीजिए, अगर आपका पैसा का भार ज़्यादा हो जाएगा तो आप मूर्ति को ले जाना। मगर उन्होंने बहुत हीरे जेवरात सोना पैसा उसमें डाले, मगर भगवान की मूर्ति को वो बराबर तौल नहीं पाए। तो फिर राजा परेशान हो जाते हैं और माता से पूछते हैं कि ये तो चमत्कार है, भगवान तो हिल नहीं रहे हैं। तो माता ने कहा अगर सच्ची आस्था और श्रद्धा से अगर आप भगवान को ले जाना चाहेंगे तो मैं जरूर दूंगी और वो जाएंगे, मंदिर में स्थापित होंगे। तो मैं भी चाहती हूँ बस मेरा नाम उनके साथ जुड़ जाए। तो माता ने बताया कि भगवान विष्णु जी को तुलसी का जो पौधा होता है वो बहुत अति प्रिय है। तो फिर वो राजा जी वो तुलसी का पौधा लाकर उस तराजू में रखते हैं तो भगवान ऑटोमेटिक वहाँ पर बराबर उस तराजू में हो जाते हैं। इसके बाद से यहाँ पर राजीव लोचन भगवान राजीव लोचन विष्णु जी की जो प्रतिमा है वो विराजमान है और तब से तेलीन माता भी वहाँ पर विराजमान है। तेलीन माता का नाम जुड़ा हुआ है, राजीव नगरी माता तेलीन के नाम से ही प्रचलित है। राजिम को लेके बहुत दिनों से मांग चल रहा है जिला को लेके, राजिम को जिला बनाया जाए। और राजिम को जैसे जिला बनाया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी परिवर्तन आएगा। राजिम जो है वो विस्तृत होगा और राजिम को जिला बनाने के संबंध में या आपके साथ आप जैसे अभी 2023 का चुनाव है तो आप यहाँ के लोगों में राजिम को जिला बनाने को लेकर क्या एक आप जो है वो भविष्य तलाश रहे हैं या लोगों को आप क्या बता रहे हैं कि राजिम को जिला जो है वो बन सकता है या नहीं बन सकता है? जी, मेरा ऐसा मानना है कि आज राजिम विश्वविख्यात हो चुका है। जब से हमारी शासन रही यहाँ पर आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी के प्रयासों से इस राजिम का नाम पूरे विश्व पटल पर आज एक अलग स्थान है राजिम का। तो मेरा ऐसा मानना है कि देश के और भी आप तीर्थ स्थलों में जाओगे तो वो सारे जिले हैं, तो यहाँ पर भी राजिम को जिला बनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जिला बनने के बाद यहाँ का विकास और चौतरफा विकास यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ यहाँ की जनता जनमानस की भी ये आकांक्षा है कि राजिम को जिला बनना चाहिए। अच्छा, राजिम में एक नवोदय विद्यालय और एक कृषि महाविद्यालय खुला हुआ था, लेकिन नवोदय विद्यालय अभी हाल ही फिलहाल में नए सत्र में पांडुका जारी है, यहाँ से 20-21 किलोमीटर दूर, और जो कृषि महाविद्यालय था वो फिंगेश्वर चली गई। तो इसका कारण क्या है? यहाँ से दोनों विद्यालय जो है वो यहाँ से चले क्यों गए? जैसा कि मेरे को जानकारी है कि शायद उन लोगों को जगह नहीं मिल पाया यहाँ पर। तो राजिम में जगह मतलब शासकीय जगह नहीं है? हाँ, ऐसा सुनने को तो मिलता है कि यहाँ पर जितने भी जगह हैं, नहीं, लेकिन रिकॉर्ड में तो 102 एकड़ जमीन जो है वो शासकीय जमीन है। यहाँ पे मेला का नया स्थल बनाया जा रहा है। जी, मेले के लिए कांग्रेस की सरकार जिस हिसाब से काम करनी चाहिए उस स्तर पर काम नहीं कर रहा है। हमें पिछले 3 साल से सुन रहा हूँ
जब से इनकी सरकार बनी हम मेलक वहाँ शिफ्ट करेंगे, हमने जमीन देख ली है। नहीं, विपक्ष के तौर पे आप लोगों ने वो इन चीजों को लेके क्या क्या किया है? विपक्ष के तौर पे मेला बनना चाहिए, वो तो 3 साल से बन ही रहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कृषि महाविद्यालय चली गई, नवोदय चले गया, और भी जो वो है ITI कॉलेज है और पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसका भी अभी तक मांग जो है राज्य में पूरा नहीं हो पाया। जिला तो बाद की बात है, उससे पहले तो कम से कम ये सारी चीजें होनी चाहिए। जी जी, हम जैसा विपक्ष के तौर पे आप जो है वो सरकार से क्या? देखिए, हमने तो विपक्ष से बहुत मांग की, मगर यहाँ पर कोई बात सुनी नहीं जाती और इन सरकार के पास काम करने नहीं, तो फिर इसमें तो फिर विपक्ष की जो है वो योजना नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि अब सरकार जाने वाली है, अगले साल चुनाव है, फिर से जब हमारी सरकार आएगी तो राजीव में जो कुंभ का दर्जा था वापस कुंभ का दर्जा दिया जाएगा, फिर से इसको विश्व पटल पर हम लेके आएंगे। और आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पर जमीनें हैं, तो हमारी सरकार आने के बाद बिल्कुल इस ओर बहुत कड़ाई से ध्यान दिया जाएगा। स्कूल कॉलेज जो है जी जी, और हम बात करेंगे अपने शासन से, जब हमारी शासन बन जाएगी, जो भी हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे उस टाइम उनसे हम मांग करेंगे कि राजीव में जितने भी अवैध कब्जा हैं या ऐसी जमीनें हैं उनको एक केंद्रित करके वहाँ पर उस स्कूल को आपका सत्ता आने पे आप जिला बनाने के लिए जो है वो लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल हमारी सरकार आएगी तो राजीव को जिला बिल्कुल बनाया जाएगा। चलिए, ये थे विकास साहू जी, जिनसे हमारी लंबी चर्चा हुई है। भविष्य में और भी इनसे चर्चा करेंगे, इनका शासन आने के बाद में, सरकार बदलने के बाद में, उम्मीद है। आने वाले समय में और किसी खास व्यक्ति से चर्चा करेंगे राजीव के भविष्य को लेके, राजीव के बारे में और राजीव के आसपास के राजनीतिक, सामाजिक और अन्य मुद्दों पे। आप सभी का धन्यवाद।